नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पवन सूत एकेडमी में। दोस्तों, विज्ञान के पहले पार्ट के बारे में, कोशिका के बारे में हम लोगों ने देख लिया है और एक वीडियो में एक टॉपिक आपको रिपीट करवाया जा रहा है। तो जितने भी भाई बहन रीट मुख्य परीक्षा देने के लिए तैयार हो रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैलेंज है कि आपके साइंस का एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। चलिए भाइयों, स्टार्ट करेंगे सेशन और आज हम लोग चर्चा करेंगे श्वसन तंत्र व परिवहन, जो हमारे सिलेबस का एक खंड है। ठीक है ना। तो इसमें बात करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि श्वसन होता क्या है। तो श्वसन, जिसे रिस्पायरेशन सिस्टम कहा जाता है, साथ ही साथ हम लोग परिवहन तंत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो श्वसन क्या होता है? तो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा अपघटन से एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है और ये सारी प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। न कि श्वसन का ये परिभाषा होता है कि O2 को लेना, CO2 को छोड़ना। ये स्पेशली श्वसन का सटीक परिभाषा नहीं होता। होता क्या है? तो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा अपघटन से एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करना। किसके रूप में? तो एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करना ही श्वसन कहलाता है। श्वसन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है एरोबिक रिस्पायरेशन एंड सेकंड वन इज अनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक वाले को ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन भी कहा जाता है और ये जो दूसरा हमारा अनएरोबिक है, इसे अनाक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है। तो ऑक्सी श्वसन जो है, इसमें ऑक्सीजन भाग लेता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऑक्सीजन भाग लेता है तो ऑक्सी श्वसन हो गया। ऑक्सीजन भाग नहीं लेता है तो अनाक्सी श्वसन हो जाएगा। जो ऑक्सी श्वसन का उत्पाद होता है वो क्या होता है? तो CO2 प्लस H2O के साथ साथ 36 या 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे? ऑक्सी श्वसन से। ठीक है। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, साथ ही साथ 36 या 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं अगर अनाक्सी श्वसन के उत्पाद की बात करें तो इससे लैक्टिक अम्ल या एल्कोहल बनता है, साथ ही साथ 2 ATP ऊर्जा मिलती है। आपसे प्रश्न बन जाता है कि ऑक्सी श्वसन में कितने ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो 36 या 38 ATP ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ अगर पूछ ले कि अनाक्सी श्वसन से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है या अनएरोबिक रिस्पायरेशन से, तो 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। बात करेंगे ऑक्सी श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र, ये दोनों प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, जबकि अनाक्सी श्वसन में हमारा केवल ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस पाया जाता है। ग्लाइकोलिसिस में कुल 14 चरण होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1 6 डाइफास्फेट। इस हिसाब से 14 प्रक्रमों में हमारा ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होता है। तो याद रखिएगा, जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र दोनों पाया जाता है उसमें, और जो अनएरोबिक है इसमें केवल ग्लाइकोलिसिस साइकिल पाई जाती है। एरोबिक श्वसन जो है वो पादप और जंतुओं में होता है, जबकि अनएरोबिक श्वसन या अवायवीय श्वसन ऐच्छिक पेशी RBC के साथ साथ जीवाणुओं में होता है। कौन सा होता है? तो अनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। किस में? ऐच्छिक पेशियों में, RBC में, जिसे रेड ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, साथ ही साथ जीवाणुओं अर्थात बैक्टीरिया में अनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। ठीक है। उम्मीद है कि एरोबिक और अनएरोबिक रिस्पायरेशन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बात करेंगे श्वसन के अंग के बारे में। श्वसन का मुख्य अंग जो है उसमें हमारा नाक आ जाता है, जिसे हम नोज कहते हैं। नोज के दो मुख्य पार्ट होते हैं। पहला रोम होता है, जो नाक के अंदर हमारे रोएं पाए जाते हैं, और दूसरा म्यूकस होता है, जो हमारी नाक को क्या करता है? गीला बनाए रखता है, जिसे हम श्लेष्मा कहते हैं। कार्य क्या है नाक का? तो वायु के तापमान को शरीर के अनुकूलित करता है। जैसे बाहर गर्मियों में देखिए कितनी गर्म लू चलती है, अगर वो सीधा शरीर में चला जाता है तो वो नुकसान करता है। शरीर हमारा उस हवा के टेम्परेचर से मेल नहीं कर पाता। तो नाक या इसका जो रोम है या श्लेष्म जो है, ये मुख्य कार्यकर्ता क्या है कि जो वायु गर्म है उसे आपके शरीर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है। दूसरा क्या है? धूल के कण और जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी नाक के द्वारा किया जाता है। तो ये इसका दो प्रमुख कार्य होता है।
नाक में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। नाक में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 3 हड्डियां होती हैं, जिसमें पहला अग्रभाग जिसे नेजल अस्थि कहते हैं, जो बिल्कुल मुलायम उपास्थि टाइप का होता है ना, एक बिल्कुल आप हिलाएंगे तो नाक पकड़ के हिलाइए, हिलेगा वो ना, तो वो उसे क्या कहते हैं? नेजल अस्थि कहते हैं। जो मध्य या पार्श्व वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? एथमॉइड अस्थि कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो बीच में आप नाक को पकड़ेंगे, जहाँ पे आपकी नेजल अस्थि जाके जुड़ रही है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एथमॉइड कहा जाता है। और जो तीसरा तल में पाया जाता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, यह बिल्कुल आप जाएंगे तो अंदर की तरफ पाया जाता है, तो इसे मैग्जिला अस्थि कहा जाता है। इस प्रकार से नाक में कितनी अस्थियां होती हैं? 3 होती हैं। अग्र भाग को क्या कहते हैं? नेजल अस्थि कहते हैं। मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? एथमॉइड अस्थि कहते हैं। तल वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो मैग्जिला अस्थि कहा जाता है। आई होप सो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे बातों को, और बिल्कुल रिपीट करते हुए चलिएगा, इसीलिए मैं थोड़ा तेज भी चल रहा हूँ। बात करेंगे झिल्ली के बारे में। तो नाक में एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? स्निडेरियन झिल्ली। बहुत महत्वपूर्ण है। स्निडेरियन झिल्ली करती क्या है? तो स्निडेरियन झिल्ली जो है ये हमें गंध को पहचानने में मदद करती है। कौन सी झिल्ली गंध पहचानने में मदद करती है? तो स्निडेरियन झिल्ली जो होती है ये गंध को पहचानने में मदद करती है। जुकाम किसके कारण होता है? तो राइनो वायरस के कारण जुकाम हो जाता है, याद रखिएगा। संक्रमण से जुकाम होता है, संक्रामक रोग होता है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस कौन सा है? राइनो वायरस। ठीक है ना, एग्जैक्टली बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जुकाम का रोग कारक राइनो वायरस होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारा अग्रभाग होता है जिसे नेजल अस्थि कहते हैं, ये मुक्केबाज ऑपरेशन के द्वारा नेजल अस्थि को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि बराबर उनके नाकों के ऊपर मुक्का बैठता रहता है। मुक्केबाज है तो जाहिर सी बात है ना, तो उनकी नाक हमेशा डैमेज रहती है, इसलिए वो ऑपरेशन के द्वारा अपने नाक के नेजल अस्थि अर्थात अग्रभाग की हड्डी को निकलवा देते हैं। तो नाक बिल्कुल स्पंज टाइप की हो जाती है, जिससे मुक्के का असर नाक पे नहीं होता। ठीक है ना। चलिए बात करेंगे हम लोग अपने श्वसन के बारे में। श्वसन का सबसे पहला अंग जो होता है उसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जो हमारा आप कठोर तालु, मध्यम तालु देख रहे हैं ना, तो जहाँ पे मुलायम तालु है उसके बाद वाला भाग जो होता है वो एपिग्लोटिस कहलाता है। उसके नीचे का भाग जो होता है वो ग्लोटिस कहलाता है, और ये हमारी श्वसन नलिका होती है। ठीक है ना। श्वसन नलिका को क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। ये इसमें सी आकार की वलय पाई जाती है, जिसे हाइलीन उपास्थि भी कहा जाता है। ठीक है ना। इसका कार्य क्या है? तो ये दोनों सतहों को, अर्थात ये वाली सतह को और ये वाली सतह को आपस में चिपकने से रोकता है। कौन रोकता है? तो सी वलय या हाइलीन उपास्थि। संख्या कितनी होती है? तो 16 से 20 इनकी संख्या पाई जाती है, और ये हमारे श्वसन तंत्र के अंगों को चिपकने से रोकता है, या श्वसन नलिका को आपस में चिपकने से रोकने का कार्य करता है, हाइलीन उपास्थि। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो फेफड़ा हमारा 2 भाग में हो जाता है। पहला एक खंड इधर हो जाएगा, एक खंड इधर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो हमारा भाग आप देख रहे हैं इसे कहते हैं श्वसनिका, जिसे कहा जाता है ब्रोंकी। ठीक है ना। आगे बात करेंगे, ये ऊपरी परत जो होती है इसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये जो बहुत छोटे छोटे कूप आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं उसमें सिंगल कूप को कूपिका कहा जाता है। ठीक है ना। और इनके समूह को क्या कहा जाता है? तो इनके समूह को एट्रिया कहा जाता है। और ये नीचे डायफ्राम होता है जो फेफड़े को स्पंदित होने में सहायता करता है, अर्थात फैलने और पचकने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना। तो ये डायफ्राम का कार्य हो गया। ये हमारा सिंपली आपका श्वसन तंत्र हो गया। ठीक है ना। मुख्य श्वसन तंत्र में आता क्या है? तो नाक आता है, फेफड़ा, श्वसनी और श्वास नली। ये 4 प्रमुख श्वसन तंत्र होते हैं। कौन? नाक, फेफड़ा, श्वसनी और श्वास नली। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, श्वास नली मुख गुहा में किसके रूप में खुलती है? तो ग्लोटिस के रूप में। हमने बताया ही, सबसे आगे वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। एपिग्लोटिस को क्या कह देंगे? जैसे हम उसे अगर गांव की भाषा में बोलें तो उसे हम घंटी कह देंगे ना। जैसे आप अपने मुंह को खोल करके देखिएगा तो आगे एक घंटी नुमा संरचना आपको दिखाई देगी। वो करती क्या है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। कौन रोकता है? एपिग्लोटिस। उसके बाद हम चलेंगे तो मनुष्य के फेफड़े कैसे होते हैं? तो ठोस और स्पंजी होते हैं, जो न तो कभी अपने आप फैलते हैं और न ही अपने आप सिकुड़ते हैं। ठीक है ना। अपने आप वो फैलेंगे भी नहीं, अपने आप सिकुड़ेंगे भी नहीं। जब आप श्वसन को अंदर खींचेंगे तो क्या होता है कि वो फैल जाता है। जब श्वसन बाहर निकालेंगे, सांस को छोड़ेंगे, तो वो क्या होता है?
पिचक जाता है। श्वास नली में सी रिंग, जिसे हाइलिन उपास्थि कहते हैं, पाया जाता है, जो इसे सिकुड़ने से रोकता है। किसको? श्वास नली को सिकुड़ने या श्वास नली को आपस में चिपकने से कौन रोकता है? तो सी वलय या हाइलिन उपास्थि रोकती है। 16 से 20 इनकी संख्या होती है, ऊपर हमने बताया। दायां फेफड़ा जो होता है, इसमें 3 भाग होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दायां फेफड़ा कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और बाएं फेफड़े में कितने भाग होते हैं? 2 भाग पाए जाते हैं। क्या करता है कि दायां फेफड़ा जो है, इसमें 3 खंड पाया जाता है, प्रश्न बना हुआ है आपके अधीनस्थ बोर्ड में। और बाएं फेफड़े में कितने भाग होते हैं? तो बाएं फेफड़े में 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। बात करेंगे डायफ्राम की। पेशियों का बना होता है, जिसे अपने आप फैलने व सिकुड़ने की क्षमता होती है, और इसी की सहायता से क्या करता है कि फेफड़ा हमारा फैलता और सिकुड़ता है, जिससे हमारा श्वसन तंत्र कार्य करता रहता है। हमारी सांस निरंतर अंदर जाएगी और बाहर आती रहेगी। किसकी सहायता से? तो डायफ्राम की सहायता से, ठीक है ना। चलिए, फेफड़ों की सुरक्षात्मक झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो ऐसी झिल्ली जो फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है, या फेफड़े की बाह्य झिल्ली को क्या कहा जाता है? कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लूरल झिल्ली कहा जाता है। प्लूरल झिल्ली में जीवाणु के संक्रमण से सूजन आ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्लूरिसी रोग कहा जाता है। प्लूरल झिल्ली जो हमारे फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करती है, उसमें अगर जीवाणु का संक्रमण हो जाता है तो क्या होता है कि उसमें सूजन आ जाती है, जिसे हम कौन सा डिजीज़ कह देते हैं? प्लूरिसी रोग कह देते हैं, ठीक है ना। चलिए, श्वसन के दौरान फेफड़ों में वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसें ग्रहण की जाती हैं। श्वसन के दौरान कौन सा गैस ग्रहण किया जाता है? तो सभी गैसें ग्रहण की जाती हैं, लेकिन फेफड़े की कूपिका में केवल O2 और CO2 का ही आदान प्रदान होता है। श्वसन में हम सभी गैसों को लेते हैं, ठीक है ना, सभी गैसों को अंदर की तरफ लेते हैं। उसमें से तो हम कहेंगे नहीं, वायुमंडल में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो हमारी नाक ये कार्य थोड़ी करेगी कि पहले ऑक्सीजन, ओ ऑक्सीजन तुम मेरे अंदर आओ, नाइट्रोजन तुम हट जाओ, तो छांटने का कार्य नहीं हो सकता ना। तो सबसे बड़ी बात है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? तो सभी गैसों का मिश्रण लिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारी कूपिकाएं होती हैं, हमारे फेफड़े में कूपनुमा संरचना पाई जाती है, वो केवल O2 और CO2 का ही आदान प्रदान करती है, अर्थात उन सभी गैसों में केवल ऑक्सीजन को लेती है और उस ऑक्सीजन को लेने के बाद अपने उपयोग में ले करके CO2 के रूप में उसे बाहर निकाल देती है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। कूपिका को फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई माना जाता है। फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो फेफड़ों को कहा जाता है, ठीक है ना। श्वसन दर की बात कर लें तो शिशु में श्वसन दर जो होता है वो 40 से 44 बीट प्रति मिनट होता है, और जो वयस्क में श्वसन दर होता है वो 14 से 16 प्रति मिनट होता है, अर्थात 1 मिनट में 14 से 16 बार श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है वयस्क में, और जो शिशु होता है वो 40 से 44 बार श्वसन की प्रक्रिया को करता है, ठीक है ना। चलिए, श्वसन का मापन किससे करते हैं? तो स्पाइरोमीटर के द्वारा श्वसन का मेजरमेंट किया जाता है। और बात करें श्वातन क्रिया क्या होती है, तो गैसों को छोड़ना व ग्रहण करना क्या कहलाता है? श्वातन या ब्रीथिंग। जैसे हम जब छोटी क्लासों में थे या कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे थे, तो ये होता था कि O2 को लेना और CO2 को छोड़ना श्वसन है, जबकि ये ब्रीथिंग है, ये श्वास लेना कहलाता है, न कि श्वसन होता है। श्वसन में हमेशा ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है ना। एरोबिक और एनारोबिक 2 मुख्य भाग में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। मुख्य श्वसन अंग में क्या आ जाएगा? तो नाक आ जाएगा, फेफड़ा आ जाएगा, श्वसनी आ जाएगा, श्वास नली आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतने के बारे में हम लोग चर्चा करते हुए श्वातन क्रिया अर्थात ब्रीथिंग तक पहुँचे हैं। तो गैसों को छोड़ना व ग्रहण करना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। यह कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। पहला इंस्पायरेशन अर्थात श्वास को अंदर की तरफ लेना, एक्सपायरेशन मतलब श्वास को बाहर छोड़ना। इसे हिंदी में कहते हैं अंतःश्वसन और उच्छ्वासन या बहिश्वसन, ठीक है ना। तो जो इंस्पायरेशन होता है या अंतःश्वसन होता है, फेफड़ों में वायु भरना, कितना समय का लगता है इसमें? तो 2 सेकंड लगता है इंस्पायरेशन में, और जो एक्सपायरेशन होता है अर्थात श्वास को बाहर छोड़ने में, उसमें 3 सेकंड का समय लिया जाता है। इतना फैक्ट टू फैक्ट, और आपका रिवीजन का ये सबसे बेस्ट माध्यम है जब आपके पास समय बिल्कुल भी अब नहीं है, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर बताइए। चलेंगे आगे, हम लोग श्वसन के दौरान गैसों के विनिमय के बारे में पढ़ेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में कहेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, अर्थात श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय, ठीक है ना। तो 3 स्थानों पर होता है जिसे श्वसन के पद कहते हैं, ठीक है ना। गैसों का विनिमय पहला होता है एक्सटर्नल, जिसे बाह्य श्वसन कहते हैं।
दूसरा होता है इंटरनल जिसे आंतरिक श्वसन कहते हैं, तीसरा होता है सेलुलर जिसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। एक्सटर्नल में वायुमंडल से फेफड़ा और फेफड़े से वायुमंडल में गैस आती है। इंटरनल जो विनिमय होता है इसमें फेफड़ों से रक्त में जाती है और रक्त से फेफड़े में आती है। तीसरा जो सेलुलर या कोशिकीय श्वसन है इसमें रक्त से कोशिका में जाएगा गैस और कोशिका से फिर रक्त में आ जाएगा। तो इन 3 जगहों पर अर्थात वायुमंडल से फेफड़े में, फेफड़े से रक्त में, रक्त से कोशिका में, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये 3 एक्सचेंज के स्थान हैं। किसके एक्सचेंज के? तो गैसों के एक्सचेंज के। किस प्रक्रिया के दौरान? तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान, ठीक है ना। चलिए गैसों के परिवहन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। तो ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। पहला होता है प्लाज्मा द्वारा और दूसरा होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में होता है और हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, ठीक है ना। जो प्लाज्मा द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन है ये कितना होता है? तो ये 1 से 3%, टोटल परिवहन का 1 से 3% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। बाकी जो हीमोग्लोबिन के द्वारा है इसमें 97 से 98% तक ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, ठीक है ना। बात करेंगे एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन अणु का परिवहन करता है। बहुत महत्वपूर्ण है, एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है? तो 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है। कौन करता है? तो एक हीमोग्लोबिन का अणु। और बात कर लें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितने ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है? हमने बात किया कि एक हीमोग्लोबिन का अणु है तो वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन कर लेता है अर्थात ट्रांसपोर्टेशन कर देता है। और अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा पूछ ले तो 1 ग्राम द्वारा 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। अभी आप कहेंगे ये तो गैस है तो फिर ml में कैसे, लेकिन याद रखिएगा जब भी घुलित अवस्था में हो जाता है तो उसे हम ml में मापते हैं। ये नहीं कहेंगे कि हमें 1 किलो दूध दे दो ना, 1 लीटर दूध दे दो, या 4 किलो तेल दे दो, 4 लीटर तेल दे दो, 4 लीटर दूध दे दो, तो लिक्विड को हमेशा ml या लीटर में मापा जाता है, ठीक है ना। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है ये 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, ठीक है। चलिए CO जिसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की क्षमता को कम करता है जिस कारण से CO को दम घोटू गैस या विषैली गैस कहा जाता है। दम घोटू गैस कौन सा होता है या विषैली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड आप जानते होंगे, ठीक है ना। अगर ज़्यादा मात्रा में CO कंज्यूम कर लिया जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की क्षमता होती है ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जा करके उस क्षमता को नष्ट कर देता है और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ नहीं पाते तो हमारे अंगों में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता जिस कारण से दम घुटने लगता है और अंततः मृत्यु हो जाती है। इसलिए CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस या विषैली गैस कहा जाता है। बात करेंगे हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल में कितनी होती है अर्थात पुरुषों में, तो 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में होती है। 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन कितना होगा? पुरुष में तो 14 से 16 ग्राम होगा। वहीं महिला में कितना होगा? तो 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml रक्त में पाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए जिसके अंदर जितना हीमोग्लोबिन की कमी उसका रंग उतना गोरा होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं कि लड़के जो होते हैं वो अधिकतर काले होते हैं, या बुरा मत मानिएगा भाई, दिल पे नहीं लीजिएगा, वो सांवले होते हैं क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml पाई जा रही है, जबकि फीमेल या महिलाओं में 12 से 14 ग्राम ही हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। CO2 का परिवहन, O2 का परिवहन हमने पढ़ लिया था, ठीक है, फेफड़े से वायुमंडल में, ठीक है ना। फिर कहाँ जा रहा था? फिर फेफड़े से रक्त में जा रहा था। फिर कहाँ जा रहा था? तो रक्त से कोशिका में जा रहा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से O2 का परिवहन हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे CO2 का परिवहन अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ये भी 3 प्रकार से होता है, तो प्लाज्मा द्वारा, हीमोग्लोबिन द्वारा और किसके द्वारा? तो कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के द्वारा। तो सर्वाधिक CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के द्वारा। कितना होता है? 65 से 70%। सबसे कम CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। कितना होता है? 7 से 8%। हीमोग्लोबिन के द्वारा 18 से 22% CO2 का परिवहन किया जाता है। सर्वाधिक CO2 का परिवहन कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है, याद रखिएगा।
65 से 70% परिवहन केवल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। श्वसन का नियंत्रण कैसे होता है तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। मस्तिष्क के पश्च भाग जिसे हम क्या कहते हैं, रोम्बेनसिफेलॉन, क्या कहते हैं, मस्तिष्क के पश्च भाग जिसे रोम्बेनसिफेलॉन कहते हैं, कि मेडुला ऑब्लांगेटा के पास स्थित पोन्स द्वारा क्या किया जाता है, श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। पोन्स क्या है तो ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है। क्या होता है, पोन्स न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है तो श्वसन का नियंत्रण कहा जाता है। कहाँ पे स्थित होता है तो मेडुला ऑब्लांगेटा के पास होता है। मस्तिष्क के किस भाग में तो पश्च भाग में। नाम पूछ ले तो क्या होगा, रोम्बेनसिफेलॉन। मस्तिष्क का पश्च भाग रोम्बेनसिफेलॉन के मेडुला ऑब्लांगेटा के पास पोन्स उपस्थित होता है, PONS, जिसे हम कहते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, पोन्स को, ठीक है ना, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहते हैं। और यही करता है कार्य किसका, श्वसन के नियंत्रण का। श्वसन के कुछ रोग हैं या श्वास के रोग हैं जिसमें अस्थमा आता है। अस्थमा किसके द्वारा होता है, जिसे दमा कहा जाता है ना। तो एलर्जी के कारण होता है जिसमें धूलकण और परागकण के साथ साथ धुआं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दिक्कत क्या होती है तो श्वसनिका जो होती है हमारी फूल जाती है, जिससे श्वास में तकलीफ होने लगती है, खांसी आने लगती है और दम घुटने लगता है अस्थमा में, ठीक है ना। ये एक एलर्जिक रोग है। नियंत्रण कैसे करते हैं तो ब्रोंकियोडाइलेटर प्लस एंटीबायोटिक्स का उपयोग करके हम लोग अपने अस्थमा को नियंत्रित कर सकते हैं, ब्रोंकियोडाइलेटर प्लस एंटीबायोटिक्स के साथ। दूसरा है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा रोग किससे होता है तो अत्यधिक धूम्रपान करने से, सुट्टा लेने से। जो सुट्टा चाय आजकल नए युवाओं में ट्रेंड है ना, आप लोग भी काफ़ी लोग कंज्यूम करते होंगे तो थोड़ा कम कर दीजिएगा, उससे अच्छी चीज़ नहीं है। एम्फाइसीमा यह अत्यधिक धूम्रपान करने से होता है और इसमें फेफड़ों की कूपिका क्षतिग्रस्त हो जाती है। कूपिका क्षतिग्रस्त मतलब आप ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। गैसें तो बहुत जाती हैं लेकिन कूपिका केवल O2 और CO2 को अभी हमने ऊपर आपको बताया एब्जॉर्ब करती है। तो अगर आप बराबर धूम्रपान करते हैं और कूपिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिससे श्वास में तकलीफ लेने के साथ साथ मृत्यु की तरफ आदमी अग्रसर हो जाता है। इसे कहते हैं एम्फाइसीमा, जो अधिक धूम्रपान के कारण होता है, ठीक है ना। नियंत्रित कैसे करेंगे तो इसे आप सिगरेट कम कर दीजिए, धूम्रपान कम कर दीजिए, नियंत्रित हो जाएगा। तीसरा जो रोग है वो है सिलिकोसिस। यह पत्थर के खानों में काम करने वाले व्यक्तियों में होता है। इसमें क्या होता है, फेफड़ों में सड़न हो जाती है। हमारी जो राजस्थान सरकार है ये सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्तियों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को भी चला रही है, जिससे हम योजनाओं में या फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत उसे सॉल्व कर लेंगे। एस्बेस्टोसिस क्या होता है तो कोयले की खान, आप जानते होंगे एस्बेस्टॉस टाइप का कोयला पाया जाता है तो उसी से बना है एस्बेस्टोसिस। कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों में क्या हो जाता है, एस्बेस्टोसिस हो जाता है। सिलिकोसिस याद रखिएगा, सिलिका क्या है, पत्थर है, तो सिलिकोसिस हो जाएगा, ठीक है ना, पत्थर की खान में काम करने वाले को। एस्बेस्टॉस क्या है, कोयला है, तो एस्बेस्टोसिस कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए होता है। न्यूमोनिया क्या है तो न्यूमोनिया हमारा बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा होता है, जिसका रोग कारक क्या है तो डायप्लोकोकस न्यूमोनी, या जिसे हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस भी कह देते हैं। यह मुख्यतः न्यूमोनिया किस में होता है तो बच्चों में पाया जाता है। न्यूमोनिया की स्पेलिंग आप फटाफट कमेंट कर दीजिए बिना देखे हुए कहीं, फटाफट देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। लक्षण क्या है तो बुखार, खांसी और फेफड़े में पानी भर जाता है न्यूमोनिया में, ठीक है, जीवाणु के द्वारा ये होता है। बात करेंगे टीबी, जिसे तपेदिक क्षय रोग या यक्ष्मा कहते हैं। टीबी किसके द्वारा होता है तो जीवाणु के द्वारा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा टीबी होता है। यह कैसे फैलता है तो संक्रामक रोग है ये। लक्षण क्या है, लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना, कफ में खून आना, ठीक है ना। टीबी के लिए डॉट्स उपचार जरूरी होता है, DOTS, ठीक है ना। इसमें उपयोग क्या करता है तो हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं और BCG का टीका अर्थात बैसिलस कॉलमेट-गुरिन। BCG का पूरा नाम क्या है, बैसिलस कॉलमेट-गुरिन इसका पूरा नाम होता है, BCG, बैसिलस कॉलमेट-गुरिन, ठीक है ना। टीबी के उपचार के लिए सरकार द्वारा डॉट्स नामक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, अभी हमने बताया, जिसके अंतर्गत टीबी के रोगियों को निःशुल्क दवाई तथा 500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता 6 महीने तक दी जाती है। और टीबी का 6 महीने वो आपको बोन टीबी है, ब्लड टीबी है, लंग्स टीबी है, 6 महीने का एग्जैक्ट कोर्स होता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोर्स
के द्वारा ये सही नहीं हो सकता। टीबी किसी को हो गया, टीबी बिल्कुल इलाज वाली बीमारी है, लाइलाज बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 6 महीने तक आपको दवा बिल्कुल करना पड़ेगा। डॉट्स का पूरा नाम क्या है? तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विथ शॉर्ट कोर्स, ठीक है ना। डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अर्थात निरीक्षण, ट्रीटमेंट अर्थात उपचार, विथ शॉर्ट कोर्स सीमित अवधि के लिए हम लोग निरीक्षण ऑब्जर्वेशन में रह करके उपचार अगर करें तो टीबी को हराया जा सकता है, टीबी को समाप्त किया जा सकता है और आदमी पुनः स्वस्थ हो जाता है। भारत सरकार ने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य कब रखा है? तो टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। टीबी मुक्त होने को या टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य कब तक सरकार ने रखा? तो 2025 तक रखा हुआ है। तो कैसा रहा श्वसन का हमारा ये पार्ट, और ये श्वसन आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए पवन सुत एकेडमी। राष्ट्र हित में शिक्षा। जय हिंद, वंदे मातरम।